चैनल। माय नेम इज मिथिला और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आई हूँ फॉर लीगल जीके। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन एंड फॉर ऑल अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स, कुछ नए लॉज, लेजिस्लेशंस एंड एक्ट्स जो इस मंथ में लाए गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट लीगल अपडेट है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है इज द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन द अथॉरिटी ऑफ लोकपाल। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सबसे पहले लोकपाल को समझना। तो 2013 में एक लॉ लाया गया, द लोकायुक्त एंड लोकपाल एक्ट ऑफ 2013, जो स्पेशली लाया गया था टू फाइट विद द करप्शन केसेस। जब ये लॉ लाया गया तो इसका पर्पस ही ये था कि जितनी भी सारी करप्शन की केसेस हैं अगेंस्ट द पब्लिक फिगर्स, द पब्लिक सर्वेंट्स, उसको डील करने की पावर जो है इस एक्ट में दी गई थी। जो इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है थ्रू अ सुओ मोटो एक्शन वो ये है कि क्या लोकपाल के पास में ये पावर है कि अगर किसी हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट अगर कोई करप्शन के चार्जेस हो तो क्या लोकपाल उसे डील कर सकता है। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन के थ्रू जो है वो रिजॉल्व करी है। नाउ इस केस में हुआ क्या था, द लोकपाल्स डिसीजन to entertain complaints against the High Court judges has raised significant question about judicial accountability and independence। तो ये जो लोकायुक्त बॉडी है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये ना ही जुडिशियल बॉडी है ना ही क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। लोकपाल ने ये अपनी पावर में इंक्लूड कर लिया था कि अगर किसी हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट अगर कोई केस आता है फॉर करप्शन तो उनके पास में ये पावर है टू डील विद दोज केसेस। बट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सुओ मोटो एक्शन लिया था। सुओ मोटो मतलब without any complaint or without the permission of the parties or intervention of the parties by its own। तो suo moto मतलब यहाँ पर कोई केस फाइल नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन अकॉर्ड उन्होंने ये बहुत जरूरी समझा कि ये जो लोकपाल की अथॉरिटी यहाँ पर जो उन्होंने अज्यूम कर ली है इस पे लाइट शेड करना बहुत जरूरी है, वेदर देयर इज रियली does the lokpal actually have the authority to deal with such cases। so यहाँ पे important था सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन टू हैव आंसर्स टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में सुओ मोटो पावर्स रहते हैं, मतलब दे इफ दे थिंक देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और अ क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट नीड्स अटेंशन एंड इंटरवेंशन ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया, तो वहां पर वो खुद अपने मोशन रेज कर सकते हैं और उन चीजों का आंसर हमें दे सकते हैं। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट द लोकपाल और द लोकायुक्त इज नॉट एन नॉट इट्स नॉट अ जुडिशियल बॉडी और अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो इस जजमेंट में अल्टीमेटली ये कंक्लूड किया गया था कि द लोकपाल दे डू नॉट हैव द पावर टू डील विथ द केसेस रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट जजेस इन द मैटर्स रिलेटिंग टू करप्शन। तो आपको ये कंक्लूजन याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोकपाल और लोकायुक्त है इनका एस्टैब्लिशमेंट 2013 के एक्ट से लिया गया है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और इसका पर्पस है टू डील विद द करप्शन केसेस। यहाँ पर सुओ मोटो का मतलब आपने समझा, इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद उनके पास में पावर्स है दैट विदाउट एनी फॉर्मल कंप्लेंट और विद द इंटरवेंशन ऑफ द पिटिशनर्स वो अपने खुद के केसेस वो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को खुद डील कर सकते हैं। सो दिस वाज योर फर्स्ट लीगल अपडेट फॉर द मंथ ऑफ February। Let's move to the second update. The second legal update for the month of February is latest Rajasthan's anti-conversion bill. Now, it is not one of its kind bill. In fact, Rajasthan is the 11th state to get a bill on anti-conversion.
नाउ यहाँ पर ये क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है दैट जब हम एंटी कन्वर्जन की बात करते हैं, हम कन्वर्जन की जब यहाँ बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। मतलब ही इस न्यूज़ का, इस बिल का ये मतलब होता है कि राजस्थान में एक एंटी कन्वर्जन मतलब रिलीजियस कन्वर्जन जो होते हैं उसके अगेंस्ट में एक बिल लाया गया है। इसमें जैसे ही हम रिलीजियस कन्वर्जन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees us the freedom to practice, to profess and to propagate our religion। मतलब आपके पास में पूरी फ्रीडम रहती है कि आपको जो चाहिए, जो पसंद हो, वो रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसी का प्रचार भी कर सकते हैं, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं एंड आप वो रिलीजन प्रोफेस भी कर सकते हैं। तो क्या ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है? और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर ऑलरेडी दे चुकी है। जो ये लॉ मेकिंग बॉडी है, इनका ये कहना है कि इफ वी look at today's scenario, the current scenario, this possesses a serious threat to Article 25। Now you will ask कैसे? क्योंकि आर्टिकल 25 का तो पर्पस ही है, वो राइट, हम वो फ्रीडम देता है हमें टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो यहाँ पर जो एंटी कन्वर्जन बिल है ये फोकस करता है फोर्सफुल कन्वर्जन पे। यहाँ पर जो भी रिलीजियस कन्वर्जन फोर्सफुली किए जाते हैं उनको कर्ब करने के लिए, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, और जो ये काम कर रहे हैं फोर्सफुल कन्वर्जन का, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देने के लिए ये लॉ लाया गया है। तो अगर हम ये समझें कि ये जो एंटी कन्वर्जन बिल है जो राजस्थान में लाया गया है, इसका पर्पस इज टू बैलेंस द राइट, जो फ्रीडम आपको दिया गया है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन एंड द फोर्सफुल कन्वर्जन। तो यहाँ पर जब हम बैलेंस स्ट्राइक करना चाहते हैं तो हमें बहुत जरूरी है इस लॉ को समझना। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सा जो आपका कन्वर्जन है वो फोर्सफुल है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर इस बिल में, इसके प्रोविजंस में यहाँ पर स्ट्रिक्टली कह दिया गया है दैट कि ऐसा कोई भी कन्वर्जन जिसमें फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसा कोई भी स्टेट हो जहां पर आपका जो कन्वर्जन का कंसेंट है, आपकी जो इच्छा है कन्वर्जन की, ये किसी से डरा धमका कर, गलत इंफॉर्मेशन पे, किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण अगर दी जाती है तो उसको हम डेफिनेटली जो है वो फोर्सफुल कन्वर्जन मान सकते हैं। अगर हम इसे फोर्सफुल कन्वर्जन मान रहे हैं तो इसमें अगर ये एक हम रॉन्ग मान रहे हैं, दिस वी वांट टू रेज अलार्म अगेंस्ट अगेंस्ट फोर्सफुल कन्वर्जन, तो हमारे पास में इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। इस बिल का इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये बहुत क्लियरली इसके लिए एक मैकेनिज्म रेडी करती है टू फाइट अगेंस्ट द फोर्सफुल कन्वर्जन्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोला गया है कि अगर कहीं पे भी आप अगर देखते हैं कि ये फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं। अब आपके कोई क्लोज रिलेटिव, मदर या ब्लड रिलेटिव्स भी फाइल कर सकते हैं और आप खुद भी एक एफआईआर फाइल कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये रिपोर्ट होगा पुलिस के पास में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास में, कि यहाँ पर इस एरिया में या इस जगह पर जो है फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है। इसी के बाद में जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंक्लूड करी गई है इस बिल में, वो है बर्डन ऑफ प्रूफ की। अब देखिए अक्सर होता क्या है जब आप कोर्ट में केस लगाते हैं या कोई भी केस में, बर्डन ऑफ प्रूफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां पर आपको ये एस्टैब्लिश करना होता है कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है या इट इज ऑन यू टू प्रूव दैट योर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। बट ये बिल एक्सक्लूसिवली ये डिमार्केट करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पे रहेगा? अक्यूज्ड पे रहेगा, मतलब उस इंसान पे रहेगा जिस पर एलिगेशंस लगे हैं कि आपने फोर्सफुल कन्वर्जन किया है। यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा,
बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब उनके राइट्स वायलेट हुए हैं, ये विक्टिम पर जिम्मेदारी नहीं है। जिसका फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है उस पे हम जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं कि आप ये प्रूफ करो कि आपको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था, बल्कि हम किस पे डाल रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ? हम बर्डन ऑफ प्रूफ डाल रहे हैं अक्यूज्ड पे, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि आप पर ये आरोप लगाए गए हैं कि आपने जो है वो मतलब फोर्सफुल कन्वर्जन किया है। और इसके थ्रू उनको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ये उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं किया था। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपके इस बिल में लाया गया है। ये बिल में जो फोर्सफुल कन्वर्जन है उसको एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट जो है वो ऑफेंस माना गया है, क्योंकि फोर्सफुल कन्वर्जन की जो केसेस हैं उन्हें कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल भी बताया गया है। मतलब कि पुलिस के पास में बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर होगी, मतलब ही वो कॉग्निजेबल है। और नॉन बेलेबल मतलब आपका इन केसेस में अगर आप अक्यूज्ड होते हो तो बेल आपका राइट नहीं रहेगा, इट विल बी ऑन द ऑप्शन ऑफ द जज टू ग्रांट द अक्यूज्ड द बेल। करेक्ट? तो ये कैसा है? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद में अगर हम पनिशमेंट भी समझते हैं इस बिल की, तो वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात है जनरल कन्वर्जन की, मतलब आप ऐसे सेक्ट ऑफ पीपल को कन्वर्ट करते हैं जिसमें मेल अडल्ट्स हैं, तो आपकी जो पनिशमेंट है वो आपको एक अलग कैटेगरी में दी जाएगी। बट वहीं पर अगर आप चिल्ड्रन, विमेन, ST SCs मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को अगर आप कन्वर्ट करते हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट इम्पोज करी गई है। थर्ड कैटेगरी है अगर आपके अगेंस्ट मास कन्वर्जन की, मतलब यू हैव बीन अक्यूज, अगर आपको अक्यूज किया गया है दैट यू हैव कन्वर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो आपकी पनिशमेंट यहाँ पे और एनहांस हो जाएगी। ना केवल इन 3 कैटेगरीज के लिए पनिशमेंट का लेवल अलग रखा गया है, बट द बिल हैज इंश्योर्ड टू बी मोर स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिक्ट towards the people who are repeat offenders. डबल पनिशमेंट दिया जाएगा अगर आप इस लॉ के अंदर मल्टीपल टाइम्स ऑफेंस कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है और ये आउटलाइन है द लेटेस्ट बिल ऑन एंटी कन्वर्जन दैट इज बीन ब्रॉट बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके बाद में मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ दैट इज गिवन आउट बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। The next important judgment that we are going to discuss is given out by the Bombay High Court in the month of February. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक 25 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जजमेंट दिया। नाउ दिस रेज्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर लॉ है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो लाया गया था 1971 में, और जिसमें मेजर अमेंडमेंट्स देखे गए थे इन द ईयर 2021, वो केवल अबॉर्शन परमिट करता है टू medically terminate the pregnancy up to 24 weeks। और इसी बात पर जब 25th वीक के बाद में भी 25th वीक में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन दी गई है बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट, ये समझना जरूरी होता है कि क्या ऐसा किया जा सकता था। सो द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज अलाउड टर्मिनेशन ऑफ अ 25 वीक प्रेगनेंसी ड्यू टू सीवियर हेल्थ रिस्क टू विमेन। अब यहाँ पर आप हमेशा समझिएगा कि जब भी हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है दो कंसिडरेशन, दैट इज नंबर वन द हेल्थ ऑफ द वुमेन हु इज प्रेग्नेंट, एंड नंबर टू द normalcy of the fetus, that there should be no fetal abnormality to continue the pregnancy। तो ये दो consideration at every given point is very important। Now the legal framework as I said is the medical termination of pregnancy। सबसे पहले 1971 में ये legislation लाया गया था, जो कि जिसमें मेजर अमेंडमेंट्स देखे गए हैं इन द ईयर 2020 2021।
यहाँ पर केस हाईलाइट्स एथिकल डिबेट्स ऑन रिप्रोडक्टिव एंड फीटल राइट्स। तो जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं या रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करते हैं, तो इंडिया में जो नोशन है, इंडिया में जो नैरेटिव है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एडवांस्ड है। ये माना जाता है दैट इट शुड बी द राइट ऑफ द फीमेल whether they want to have the pregnancy or go ahead with the pregnancy। तो किसी और का ओपिनियन नहीं मैटर करता है, उनका खुद का, द फीमेल हु इज बेयरिंग द चाइल्ड, उन्हीं का ओपिनियन हमेशा मैटर करता है। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको ये समझना जरूरी है कि जब हम सबसे पहले जो हमारा लॉ था, वो केवल 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउ कर सकता है। आज भी अगर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें, तो अगर किसी भी फीमेल को 20 वीक्स के अंदर तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना है, तो उसमें एक सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसेंट होना जरूरी है। जैसे ही वो 20 वीक्स क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद में लॉ कुछ कंडीशंस ले डाउन करता है। जैसे या तो आप कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट के सर्वाइवर हो, आप रेप सर्वाइवर हो, आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो चुका है, देयर आर सीवियर हेल्थ इश्यूज फॉर योर लाइफ, द फीमेल हु इज बेयरिंग द चाइल्ड, या फिर द चाइल्ड हु इज गोइंग टू बी बोर्न एबनॉर्मलिटी कुछ होती है, डॉक्टर उसमें सजेस्ट करते हैं। सो यू नीड द कंसेंसस, यू नीड द कंसेंट ऑफ मोर देन वन डॉक्टर after 20 weeks but before 25 weeks, before 24 weeks। बट ये केस एक्सेप्शनल इसीलिए है क्योंकि इस केस में जो पिटिशनर थी, उनका ये कहना था कि उन्हें उन्हें जो डॉक्टर के जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पर जो वो चाइल्ड बेयर कर रही है, उन्हें मेजर फीटल एबनॉर्मेलिटीज दिखाई दी है रिपोर्ट्स में, एंड दैट द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू बी फिट इफ ही और शी इज born। तो इस टाइप का जब एक बहुत ही थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है इधर टू द लाइफ ऑफ बेबी और टू द लाइफ ऑफ मदर, तब कोर्ट इंटरवीन करके ये चीज जो है वो ग्रांट कर सकती है। 24 वीक्स के बाद में बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में अबॉर्शन का ऑर्डर पास किया जाता है, और इसके लिए एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड जो है वो डिसीजन देता है, उनके रिव्यूज, उनके जो ओपिनियंस हैं वो मैटर करते हैं, और उसी के बाद में बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है आफ्टर 24 वीक्स। तो ये जजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस रेजेस द कंसर्न कि क्या जो आपकी लीगल फ्रेमवर्क की आउटलाइन है, इसके बाहर भी आप कोई एक्शंस ले सकते हैं या नहीं। सो दिस वाज योर लीगल अपडेट ऑन द बॉम्बे हाई कोर्ट्स जजमेंट, जहां पर उन्होंने परमिट किया एक 25 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। Let's move to the next legal update. The next legal update is of the Chhattisgarh High Court's rape. Uh, the next legal update is from Chhattisgarh High Court. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट में ये पाया गया कि एक हस्बैंड जिसके अगेंस्ट अननेचुरल सेक्स के एलिगेशंस थे, मैरिटल रेप के एलिगेशंस थे, उनको एक्विट किया गया है, मतलब उनके अगेंस्ट जो चार्जेस थे उनको उसके अगेंस्ट गिल्टी नहीं पाया गया है। ये केस है 2017 की, जब एक वाइफ की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ अननेचुरल नॉन कंसेंशुअल सेक्स दैट वाज performed between them without the consent of the wife by the husband। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पोज करता है इन द करेंट सिनारियो दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मैरिटल रेप। क्या लॉज है फॉर हस्बैंड इफ ही परफॉर्म्स नॉन कंसेंशुअल सेक्स ऑन his partner, and what is the status of unnatural sex performed on a wife by the husband। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिमिनल लॉ के प्रोविजंस को समझना। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, द समरी ऑफ द केसेस, द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एक्विटेड अ मैन अक्यूज्ड ऑफ अननेचुरल सेक्स विथ हिज वाइफ विदाउट कंसेंट। यहाँ पर अलार्मिंग इसीलिए है बिकॉज जो टाइप ऑफ सेक्स था वो अननेचुरल था और उसमें वाइफ का कंसेंट नहीं था। एंड the most saddening part was that the wife had passed away because of the uh,
बिकॉज ऑफ दिस केस। नाउ जो लोअर कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर उनको जो है वो कन्विक्ट कर दिया था, मतलब उनके अगेंस्ट जो है वो गिल्ट एस्टैब्लिश कर दिया था। बट हाई कोर्ट ने एक्विटल किया है, मतलब उनको बरी कर दिया गया है इस केस से। उनके अगेंस्ट जो चार्जेस थे वो सब्सटैंशिएट नहीं हुए हैं। And marital rape has always been, in the current century, it has always been a burning topic for our parliament, for the citizens of India, and it is really intriguing, exciting to see what development we have in this direction. So the legal question is that whether forced unnatural sex with a marriage constitutes an offense under the Indian law, specifically examining the interpretation and relevant sections in IPC. अब देखिए सेक्शन 375 में आपके आईपीसी में, क्योंकि ये 2017 का केस था तो आईपीसी के चार्जेस थे, इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी नॉन कंसेंशुअल सेक्स या पेनिट्रेशन किसी भी फीमेल के साथ होता है तो उसको हम रेप कंसिडर करेंगे। इसी में एक एक्सेप्शन ये दिया गया था कि अगर ये जो नॉन कंसेंशुअल सेक्स है, अगर ये एक मैरिटल रिलेशनशिप में होता है जहां पर द वाइफ इज अबव द एज ऑफ 18। ओरिजिनली ये एज 15 इयर्स थी, बट उसको बढ़ा करके द एज 18 ईयर हैज बीन केप्ट एज अ बार, कि अगर किसी भी वाइफ के साथ में नॉन कंसेंशुअल सेक्स होता है और उनकी उम्र 18 ईयर्स एंड अबव है तो उसको रेप कंसिडर नहीं किया जा सकता है। मतलब ही कि ऐसे सारे केसेस जहां पर द वाइफ इज बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स और उनके साथ में अगर नॉन कंसेंशुअल सेक्स होता है बाय द हस्बैंड, देन रेप के चार्जेस जो है वो सब्सटैंशिएट हो सकते हैं। बट इफ द वाइफ इज अबव द एज ऑफ 18 इयर्स तो वो रेप के चार्जेस जो है वो सब्सटैंशिएट नहीं हो सकते हैं। फर्दर, द कोर्ट्स रैशनल इज बेस्ड ऑन द करंट फ्रेमवर्क, कि आपके जो मैरिटल रिलेशन है उसके अंदर आप रेप के एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं, एंड हेंस the person or the husband should not be made convict of rape as an offense. So um, यहाँ पर वापस से हाईलाइट यही किया गया है दैट द इवन द कोर्ट सेड दैट व्हाइल वी एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, मतलब कंसेंट से ही हम इंडिविजुअलिटी एक्सेप्ट करते हैं, राइट जब हम कंसेंट देते हैं तो ये पता चलता है कि इंडिविजुअल की मर्जी थी या उसके मर्जी के बिना किया गया है। सो द कोर्ट इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, the current framework does not explicitly criminalize the act in question within the boundaries of marriage. तो अब हमारे क्वेश्चंस और हमारा जो ध्यान है वो इस बात पे है कि क्या ये लीगल फ्रेमवर्क चेंज करने की जरूरत है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली जो हमने बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट डिस्कस किया और जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का भी जजमेंट डिस्कस किया, इट इज हैपनिंग इन द सेम कंटेम्प्रेरी टाइम्स, बट दोनों ही हाई कोर्ट्स के सब्जेक्ट मैटर के कारण जो इंडिविजुअल राइट्स को देखने का पर्सपेक्टिव है, जो नजरिया है वो कितना डिफरेंट है। सो इट इज वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे लॉ और इंडिविजुअलिटी को हाई कोर्ट्स एंड द जजेस of our courts they have to manage that perspective. So this was another legal update from the Chhattisgarh High Court. Now I have already explained you that marital rape का क्या scene है. Currently we do not have any law relating to marital rape in India. आपको ये समझना है कि जो रेप एग्जिस्टिंग रेप लॉज हैं उसमें ये कहा गया है कि एनी वुमेन who has been forced into doing non-consensual बिना consent के sex or any type of penetration, the person who has done this act will be accused of rape. पर इसमें एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि no husband can be accused of rape because the marital relationship is an exception to the law of rape. इसमें केवल एक ही एक्सेप्शन है कि अगर ऐसा नॉन कंसेंशुअल सेक्स 18 इयर्स के बिलो जिस वाइफ की एज है उसके साथ में अगर परफॉर्म किया गया है, सो रेप के चार्जेस कैन बी सब्सटैंशिएटेड अगेंस्ट द हस्बैंड. So this is the status of marital laws in India. Now we are moving towards the next legal update for the month of February. So the last update for this month is the appointment of the new Chief Election Commissioner.
Now, Ganesh Kumar has been appointed as the Chief Election Commissioner of India. यहाँ पर लास्ट ईयर के लोकसभा जनरल इलेक्शंस के कारण और द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कारण जो इलेक्शंस इन इंडिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर हम जो ये समझना चाहते हैं दैट द लाइक ज्ञानेश कुमार हु हैज बीन वेरी ब्रिलियंट civil servant is now going to be the chief election commissioner. All the provisions relating to the election has been given between articles 324 to 329 of the constitution of India. चैप्टर 15 में इलेक्शंस जो चैप्टर है उसमें जो है आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो आपको आर्टिकल्स हैं वो इलेक्शन इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 324 में ही बोला गया है रिलेटिंग टू द इलेक्शन कमिश्नर्स। करंटली जो इंडिया में है वो 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। क्या इनकी पावर्स डिफरेंट होती है? बिल्कुल भी नहीं। it is a three member body and all the three members have the same kind of powers. Both the election commissioners and the chief election commissioners will have the same kind of powers. Now यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप टेन्योर एंड रिमूवल भी एक बार रिवाइज कर लें। तो टेन्योर जो है इनका या तो 6 इयर्स तक रह सकता है या फिर एट द एज ऑफ 65 इयर्स तक, विच एवर इज अर्लियर। मतलब जैसे ही इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं तो या तो वो 65 इयर्स के होते ही उनका टेन्योर खत्म हो सकता है या फिर अगर 6 इयर्स वो कंप्लीट कर पाते हैं तो विच एवर कम्स अर्लियर, द 6 ईयर टेन्योर और 65 इयर्स ऑफ एज, उसके हिसाब से उनका टेन्योर डिपेंड करता है। रिमूवल ऑफ the chief election commissioner would be same as how a supreme court judge is impeached or is removed from the office, वैसे ही यहाँ पर chief election commissioner का जो है वो पावर जो रिमूवल है वो होता है। इनकी की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टू टेक केयर ऑफ ऑल दी मेजर इलेक्शन सच एज जनरल इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंटल इलेक्शंस. All of these elections are taken care of by this three-member body in their capacity to conduct the election, which is the most monumental elections of the world. So ये कुछ चीजें हैं in the month of February जो आपके लिए बहुत important है। और यहाँ पर जो उनका अपॉइंटमेंट है वो होता है थ्रू प्रेसिडेंट एंड द यूनियन मिनिस्टर्स के डिस्कशन से। कुछ और important updates आए हैं on the environmental law. So the Supreme Court has set stricter regulations for ecologically sensitive zones जहाँ पर हमारी इकोलॉजी की तरफ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, and to strike a balance between environmental protection and the human development, जो हमारे सारे ही environmental laws का गोल होता है। Now data privacy is another topic जहाँ पर बहुत सारे court deliberations होते हैं। एक detailed video on data privacy has already been discussed on our channel. You can go and check that out, the entire laws on data privacy in India. So जनरली हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हम इनको जो ये लीगल अपडेट्स है इनको नोट करें, इनके शॉर्ट में नोट्स बना के रखें एंड टाइमली इसको रिवाइज करते रहें। सो ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे हम नेक्स्ट मंथ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।